नमस्कार, मैं विनय कुमार परवार, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के चीफ इंजीनियर प्रोक्योरमेंट ऑफिस में कार्यरत हूँ। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मुझे आप सभी के सामने बेसिक्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन विषय पे लेके एक प्रेजेंटेशन देने का मेरे को अवसर मिला है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक ये अपनी बात को कम से कम समय में पहुँचा सकूँ। पावर ट्रांसमिशन बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पावर प्लांट से सबस्टेशन तक और सबस्टेशन से कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो भी उच्च हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पहुंचाना और कम से कम लॉस और वोल्टेज ड्रॉप के साथ में पहुंचाने का जो टारगेट होता है वो कवर होता है पावर ट्रांसमिशन के अंदर में। ये जैसे मैंने बताया था कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें इसके कंपोनेंट बहुत सारे हैं, जैसे व्हाट इट इज़, व्हाई इट इज़ डन, हाउ इट इज़ वर्क्स, what are its types, what are its basic elements, how it is planned and installed, maintained। तो इतने सारे कंपोनेंट हैं, इसको कवर करने की मैं कोशिश करता हूँ। यह पाठ्यक्रम विद्युत शक्ति के संप्रेषण की प्रक्रिया को समझाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें बिजली पावर प्लांट से सबस्टेशन और फिर उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। मॉड्यूल्स के माध्यम से इसकी कार्यप्रणाली, संरचनात्मक घटक, उच्च वोल्टेज के लाभ, सबस्टेशन की भूमिका और सुरक्षा उपायों को संक्षेप में समझाया गया है। आइए अब मॉड्यूल व संक्षेप में इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर नजर डालें। मॉड्यूल 1, हम समझेंगे कि विद्युत शक्ति का संप्रेषण क्यों आवश्यक है और इसकी बुनियादी कार्यप्रणाली क्या होती है। मॉड्यूल 2, इसमें हम ट्रांसमिशन लाइन की मुख्य संरचनाओं जैसे टावर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 3, यह मॉड्यूल बताएगा कि उच्च वोल्टेज का प्रयोग किस तरह ऊर्जा हानि को कम करता है और लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने में मदद करता है। मॉड्यूल 4, इसमें हम सबस्टेशनों की भूमिका और ग्रिड प्रणाली में उनकी अहमियत को समझेंगे। मॉड्यूल 5, अंत में हम सुरक्षा मानकों, देखरेख और नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो संप्रेषण प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाते हैं। मॉड्यूल 6, इसमें हम फाइबर ऑप्टिक आधारित संचार प्रणाली के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 7, इसमें हम EHV सबस्टेशंस के घटक के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 8, इसमें हम चर्चा करेंगे कि विद्युत पारेषण प्रणालियों की योजना कैसे बनाई जाती है। तो चलिए ज्ञान की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए अब पहले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। पावर ट्रांसमिशन क्या होता है? पावर ट्रांसमिशन बल्क पावर का हाई वोल्टेज लेवल पर जनरेटिंग प्लांट से ट्रांसमिशन सबस्टेशन तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करने का जो बेसिक उद्देश्य होता है पावर ट्रांसमिशन का नेटवर्क का। अब प्रश्न आता है कि जनरेटिंग वोल्टेज पे हम ट्रांसमिशन क्यों नहीं करते हैं? क्या हम जनरेटिंग वोल्टेज का वोल्टेज बढ़ा के ट्रांसमिशन डायरेक्ट हम कंज्यूमर तक क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? तो जनरेटिंग वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं तो जनरेटर की साइज बढ़ जाएगी और साइज बढ़ने से कॉस्ट इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए हमको उसको स्टेप अप करना पड़ता है, वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। हाउ इट वर्क्स, जनरेटिंग स्टेशन पे जनरेशन जो होता है 6 kV से लेके 25 kV तक होता है और हम इसको ट्रांसमिशन सबस्टेशन में स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप क्यों करते हैं, ये एक प्रश्न उठता है जिसको हम लेके बाद में कवर करेंगे। जो स्टेप अप की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिशन सबस्टेशन में फिट करते हैं और जहाँ पर हम फिर से इसको स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप डाउन करके मल्टी लेवल पे इसको स्टेप डाउन, ग्रेजुअली स्टेप डाउन करके और फिर कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। तो ये प्रश्न फिर उठता है, वाई स्टेप डाउन, ये भी हमें आपको डिस्कस कराते हैं। ये आपके सामने हमने एक ब्लॉक डायग्राम रखा है
जिसमें हमने बताने की कोशिश की है कि पावर जनरेटिंग स्टेशन, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। जो ग्रीन साइड से है, जो लेफ़्ट साइड में है वो जनरेटिंग सिस्टम है, और राइट साइड में है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। बीच का हिस्सा जो है और जो बीच का ऊपर का हिस्सा है जो ट्रांसमिशन सिस्टम है। जनरेटिंग स्टेशन से जो हम स्टेप अप करते हैं, इस एग्जांपल में हमने 11 kV जनरेटर जनरेशन को और स्टेप अप किया 400 kV पे, जिसको 400 kV लाइन के थ्रू ट्रांसमिट करके 400/220/130 kV सबस्टेशन पर लेके आए, ट्रांसमिट करके पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके आए। यहाँ से फिर रीडिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग डिफरेंट वोल्टेजेस पर, 400 kV, 220 kV, 130 kV पर, और फिर ये हम आगे एग्जांपल हमने इसमें दिया 220 kV लाइन से ट्रांसमिशन को लेके वो जो 220/130 kV/30 kV सबस्टेशन में जाता है, जहाँ पे हम फिर स्टेप डाउन करते हैं 220 kV से 130 kV पे और 30 kV पे। फिर हम इसको फिर यहाँ से नई ट्रांसमिशन लाइंस जो अलग अलग डिफरेंट लोड सेंटर्स के लिए 200 kV पे 130 kV भेजी जाती है। उसके अलावा 30 kV पर सब ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए भेजते हैं, जिसमें कि जो फर्दर स्टेप डाउन होकर 30 kV से 11 kV और 11 kV से 0.4 kV पे और जो कंज्यूमर तक पहुंचती है। यहीं से हमने फिर 130 kV लाइन ट्रांसमिशन पे आगे जाके और उसको 130 kV/30 kV सब स्टेशन पे जाती है। इस टाइप से या फिर हम इसको स्टेप डाउन करके कंज्यूमर तक डिस्कॉम नेटवर्क के थ्रू पहुंचाते हैं। इसको समझने के लिए यदि हम इसको कंपेयर करें वाटर सप्लाई सिस्टम से, तो हम पाएंगे कि रिजर्वायर से डायरेक्ट वाटर सप्लाई घरों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उसमें वाटर फ्लो नहीं रहता है। उसको वाटर फ्लो मेंटेन करने के लिए हमको ओवरहेड टैंक चाहिए रहती है। रिजर्वायर से हम पहले पानी को ओवरहेड टैंक में हम पंप करते हैं, जहाँ से मोटे मोटे पाइप से हम सिटी तक लाते हैं, और सिटी में लाके उसको अलग अलग प्रेशर रिड्यूस करके अलग अलग पाइपलाइंस में एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर फर्दर उसका प्रेशर रिड्यूस करके हम घरों में उसको सप्लाई करते हैं। यदि हम अगर डायरेक्ट जो हाई प्रेशर पे जो मोटे मोटे पाइप से जो सप्लाई है घरों में अगर हम देंगे, तो हमारे घर के जो नल हैं वो फट जाएंगे, घर हमारा पानी से भर जाएगा, तालाब बन जाएगा। इसी प्रकार से हम वापस पुरानी स्लाइड में आते हैं। इसको कंपेयर करें कि जनरेटर जो है हमारा रिजर्वायर है और 11/400 kV ओवरहेड टैंक है। 400 kV जो लाइन और ये 220 kV लाइन है, ये हमारी पाइप लाइन है, बड़ी बड़ी पाइप लाइन है। और जो सबस्टेशन हमारे 400 kV, 220 kV/130 kV सबस्टेशन है, या 220/130 kV/30 kV सबस्टेशन है, ये सब हमारे प्रेशर रिड्यूस करने वाले सबस्टेशन है पानी का। और वहाँ से लास्ट में हमने प्रेशर रिड्यूस करके और जो है हमारे घरों के टैप जो यूज़ करने के लिए नल पानी पहुंचता है, वो अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो हमारा 4.4 kV जो कंज्यूमर का वोल्टेज होता है, जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं घरों में। क्यों हमको 0.4 का सप्लाई चाहिए, 3 पे सप्लाई चाहिए, क्योंकि हमारे अधिक जो घरों में, बिजनेस सेंटर्स में, सभी जगह पे जो इक्विपमेंट अप्लाइंसेस होते हैं सभी पॉइंट इसी वोल्टेज के लिए डिज़ाइन रहते हैं। हमको इस वोल्टेज पे ही सप्लाई करना रहता है। इसलिए हमको ग्रेजुअली हम जो पहले हम स्टेप अप करते हैं जनरेटिंग वोल्टेज को, फिर ग्रेजुअली इसको स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करके हम 30 वो कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि वाटर सप्लाई सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगभग दोनों सेम है। ये हमने इस स्लाइड में जो चीज़ मैंने आपको बताया वो स्लाइड में पूरा इसमें लिखा हुआ है। और ये इलेक्ट्रिसिटी अगर हम जनरेटिंग वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा और हाई एनर्जी लॉस होगी, जिसके कारण ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए हमको हाई वोल्टेज पे स्टेप अप करना पड़ेगा। हाई वोल्टेज पे हम ट्रांसमिट करते हैं तो वोल्टेज लॉस कम हो जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ये एम्पिरिकल फार्मूले से हमने एक एग्जांपल लिया है कि यदि हम अगर 220 kV अगर जनरेटिंग वोल्टेज 11 kV है और हमने इसको 220 kV पे स्टेप अप किया है, तो ये करंट हमारी 20 गुनी कम हो जाएगी और लॉसेस 400 गुने कम हो जाएंगे। यदि दोनों साइड हमारे कंडक्टर की कैपेसिटी सेम, करंट कैरिंग कैपेसिटी सेम है, तो अब हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी से 20 टाइम्स हायर होगी। ये हमने ये बताने की कोशिश की है। अब आते हैं, ये जब हमने ये समझ लिया कि पावर सिस्टम, पावर ट्रांसमिशन क्या है, तो अब इसके कितने टाइप के होते हैं, टाइप पे से बात करते हैं। ये टाइप बेसिकली
जो एसी और एचवीएसी और एचवीडीसी दो टाइप के होते हैं। ये और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है कंबाइंड एक होता है जो यूज़ होता है जहाँ पे कि ग्रिड अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग फेज शिफ्ट या वोल्टेज पे होते हैं। तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में हम इसको हाई एचवीडीसी के थ्रू यूज़ करते हैं और बाकी दोनों साइड का दोनों ग्रिड का अगर एक्सपेंशन जो होता है वो एचवीएसी पे होता है। तो इस कंबाइंड हमने इस व्यू में बताने की कोशिश की है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज में करंट की डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, वोल्टेज एम्पलीट्यूड भी बदलता रहता है और एक समय जीरो पे आता है, वोल्टेज पीक पे जाके जीरो पे आता है, फिर नेगेटिव पीक पे जाता है, फिर जीरो पे आता है। एवरेज वैल्यू हमारे पास 70% बस मिलती है, जबकि हमको ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेशन जो प्रोवाइड करना पड़ता है पीक वैल्यू के लिए देना पड़ता है। उसके अलावा चूँकि इसमें करंट की डायरेक्शन वेरी हो रही है तो इंडक्शन के कारण इसमें म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन के कारण इसमें जो कंडक्टर है उसके कोर का इम्पीडेंस सबसे हाई ज़्यादा होता है और ग्रेजुअली सरफेस की ओर उसके रेडियली रिड्यूस होता है। तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट के लिए बहुत कम रहता है। तो हमको कंडक्टर का डाया भी ज़्यादा चाहिए पड़ता है अगर हमको कंपेरिजन टू एचवीडीसी। इसके कारण एचवीडीसी के टावर एचवीएसी के टावर जो है एचवीडीसी सेम कैपेसिटी और सेम वोल्टेज पे उसकी हाइट ज़्यादा होती है और साथ में कंडक्टर की कैपेसिटी हमको ज़्यादा रेटिंग का कंडक्टर रखना पड़ता है। इस कारण से एचवीएसी लाइन की जो कॉस्ट होती है एचवीडीसी लाइनों की तुलना में ज़्यादा होती है और पर चूँकि इसमें नेचुरल जीरो नहीं आता है, एचवीडीसी में नेचुरल जीरो नहीं आता है, तो उसके लोड कंडीशन में ऑन ऑफ करने के लिए उसमें हमको एक स्पेशल इक्विपमेंट थायरिस्टर कंट्रोल जो कन्वर्टर्स लगाना पड़ते हैं जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से एचवीडीसी सबस्टेशन की कॉस्ट बहुत होती है। अगर सबस्टेशन और लाइन को दोनों कंबाइंड रूप में अगर हम लेके चलते हैं तो 600 किलोमीटर तक का लाइन अगर हम सिस्टम डेवलप करते हैं तो एचवीएसी सिस्टम जो है हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा और 600 किलोमीटर के ऊपर की अगर लाइन और सबस्टेशन बनाते हैं तो हमको एचवीडीसी बहुत वो इकोनॉमिकल पड़ेगा। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि विद्युत उत्पादन कम वोल्टेज पर होता है जिसे ट्रांसफार्मर द्वारा उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर लंबी दूरी तक विद्युत ट्रांसमिशन के दौरान ऊर्जा हानि को कम किया जाता है। सबस्टेशन पर वोल्टेज को क्रमशः घटाकर उपभोक्ताओं तक सुरक्षित रूप से विद्युत वितरण किया जाता है। ट्रांसमिशन प्रणाली का चयन दूरी और आवश्यकता के अनुसार एचवीएसी, एचवीडीसी या कंबाइंड सिस्टम्स के रूप में किया जाता है। आइए अब अगले मॉड्यूल की ओर चलते हैं। पावर ट्रांसमिशन के जो कंपोनेंट हैं बेसिकली दो कंपोनेंट है, एक ट्रांसमिशन लाइन और एक सबस्टेशन। ट्रांसमिशन लाइन के ओवरहेड भी हो सकती है, अंडरग्राउंड भी हो सकती है और सबस्टेशन के कंपोनेंट हैं एआईएस दैट इज़ एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन और जीआईएस मतलब गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन और एक इन दोनों का हाइब्रिड होता है एआईएस प्लस जीआईएस। इसको हम नेक्स्ट पिक्टोरियल पिक्चर्स के थ्रू अब आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि पावर ट्रांसमिशन के लिए आर्थिक रूप से 3 फेज 3 तार वाला एचवीएसी ओवरहेड सिस्टम और एआईएस सबस्टेशन का उपयोग सामान्यतः किया जाता है, जिसमें मुख्य घटक ट्रांसमिशन लाइनें और विभिन्न प्रकार के सबस्टेशन होते हैं। आइए अब अगले मॉड्यूल की ओर चलते हैं। सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन के विषय में बताता हूँ। ट्रांसमिशन लाइन इसको अगर डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे, ट्रांसमिशन लाइन इज ए सिस्टम दैट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम पावर प्लांट टू सबस्टेशन यूटिलाइजिंग बेयर कंडक्टर सपोर्टेड ओवरहेड बाय टावर्स और पोल्स। Components are conductor, towers, insulators, connecting hardware, earthing material, and shielding wire. Conductor accessories, that is vibration damper, mid-span joint, repair sleeve. Tower accessories. Shielding wire जो है टावर के पीक में रहता है, जो हमारे टावर को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है। ये हमने इमेज में सभी चीज़ों की कंडक्टर की बताई है। टावर में क्रॉस आर्म होता है, क्रॉस आर्म पे इंसुलेटर्स लटके रहते हैं और इंसुलेटर के नीचे कंडक्टर रहता है और
शील्ड वायर जैसे बताया था टॉप पे रहता है, इंसुलेटर्स के नीचे हार्डवेयर रहते हैं। चूँकि ये इमेज में जो ये छोटे रहते हैं तो ये दिख नहीं पा रहा है टॉप, और उसकी एसेसरीज भी इसमें नहीं दिख पा रही है। अंडरग्राउंड लाइन, जब इंसुलेटेड कंडक्टर और प्रोटेक्टिव कवरिंग जो के साथ में जो इंसुलेटेड कंडक्टर होता है उसका यूज़ करते हुए ज़मीन के अंदर हम जो ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन। उसमें उसका जो कंपोनेंट होते हैं, डैट इज़ EHP पावर केबल होती है, और साथ में उसकी जो बॉन्डिंग को ग्राउंड करने के लिए अर्थिंग या शीट की बॉन्डिंग केबल्स होती है वो लगती है। सपोर्ट के एंड टर्मिनल्स जो होते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए रहता है। एंड टर्मिनल्स जो होते हैं उसको वो पॉलीमरिक रिमोल्डेड एंड टर्मिनल्स कहलाते हैं। स्ट्रेट थ्रू जॉइंट्स वो जो है, चूँकि लेंथ केबल की लेंथ एक फिक्स होती है 600 मीटर 700 मीटर, तो उसको जॉइंट के लिए जो है स्ट्रेट थ्रू जॉइंट्स यूज़ किया जाता है। फिर जो शीट होती है केबल की, शीट को अर्थ करने के लिए उसमें 3 फेस क्रॉस बॉन्डिंग अर्थ लिंक को बॉक्स जो होता है वो यूज़ करते हैं, जिसमें SVL होता है, सर्ज वोल्टेज लिमिटर उसमें रहता है साथ में। और उसके बाद में दोनों एंड जो होते हैं दोनों सबस्टेशन एंड पे जो रहते हैं उसको हम उसकी शीट को ग्राउंड करते हैं, डैट इज़ जो अर्थ लिंक बॉक्स जो विदाउट SVL के थ्रू होता है। और चूँकि लाइटनिंग से के लिए केबल हमारी डिज़ाइन नहीं रहती है, उससे प्रोटेक्शन के लिए डिज़ाइन नहीं रहती है, तो हमको दोनों एंड पे लाइटनिंग अरेस्टर्स, क्लास 3 लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाना एसेंशियल होता है। ये हमने एक उसका अरेंजमेंट बताया, केबल लेइंग का अरेंजमेंट बताया, और जो कंपोनेंट जितने हमने जो बताए थे वो सब इसमें हमने दिखाए हुए हैं। इसमें एक एडिशनल है ट्रांसपोजिशन ऑफ केबल के वो वोल्टेज, चूँकि जो पोजीशन अगर सेंटर में जो केबल होगी उसमें इंडक्शन ज़्यादा होगा तो उसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, और उसके कारण उसकी पोजीशन हम ग्रेजुअली चेंज करते हैं जिससे कि वोल्टेज इक्वलाइज हो सके। एक हमने एक कंपैरिजन बताया कि जो अंडरग्राउंड केबल जो है कॉस्टली होती है, लगभग 10 टाइम्स कॉस्टली होती है, पर चूँकि स्पेस बहुत कम लगता है, उसमें करीब 1 मीटर विड्थ की एरिया में हो जाता है, इसलिए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में बहुत यूज़फुल है, जहाँ पे हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछा सकते हैं। ओवरहेड पर इसका एक ड्रॉबैक है, इसमें EHP केबल्स में इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, चूँकि स्पेयर केबल हमको साथ में डालना पड़ता है लाइन केबल जब लाइन बनाते समय, और इसके स्पेयर्स हमको मेंटेन करने रहते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं। और उसके अलावा इसकी मॉनिटरिंग, कंडीशनल मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल टूल्स लगते हैं। वैसे ये मेंटेनेंस फ्री है, इसमें जनरली अगर आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है तो फॉल्ट आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर रहती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें टावरों पर लगे बेयर कंडक्टर्स से विद्युत ऊर्जा भेजती हैं, जिनमें कंडक्टर, टावर, इंसुलेटर और अन्य सहायक घटक होते हैं। भूमिगत ट्रांसमिशन लाइनें केबलों के माध्यम से होती हैं, जिन्हें मुख्यतः शहरी या विशेष क्षेत्रों में लगाया जाता है, जिनमें पावर केबल, टर्मिनेशन संरचनाएं और सुरक्षा उपकरण शामिल हैं। आइए अब अगले मॉड्यूल की ओर चलते हैं। ट्रांसमिशन सबस्टेशंस, ये AI सबस्टेशन मोस्टली ये यूज़ होता है हमारे इंडिया में, जिसको हम एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन या आउटडोर सबस्टेशन बोलते हैं। इसमें इक्विपमेंट जो सराउंडिंग एयर्स को एज ए इंसुलेशन यूज़ करता है, और इसमें इसके कंपोनेंट ट्रांसफार्मर, रिएक्टर्स, कंडक्टर्स, स्ट्रक्चर्स, इंसुलेटर्स, हार्डवेयर, क्लैंप्स, कनेक्टर, अर्थिंग मटेरियल, शील्डिंग वायर, AC/DC सप्लाई, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, मेजरिंग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कंट्रोल सिस्टम, आइसोलेटर्स एटसेट्रा। ये बहुत सारे इसमें इसके पार्ट होते हैं जो हमने आपको पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आएगा, जिसमें आपको करंट ट्रांसफार्मर दिख रहा है, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर्स, पोस्ट इंसुलेटर है, मैन बस दिख रहे हैं, ये जब टेंशन हार्डवेयर, ये सब जितने कंपोनेंट्स जो हैं उसमें अगली साइड में और भी हमने कवर करने की कोशिश की है, जिसमें ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की बुशिंग्स दिख रही हैं, और साथ में लाइटनिंग अरेस्टर्स दिख रहे हैं, स्टेशन ट्रांसफार्मर है। तो ये सब इसके AIS के कंपोनेंट हैं। एक हमने हमारे यहाँ गुड़गांव 220 की सबस्टेशन बना हुआ है, उसकी एक पूरी पिक्चर जो दी है, जिसमें सभी इक्विपमेंट्स, लगभग सभी इक्विपमेंट्स इसमें एक बार में दिख रहे हैं। एक सिस्टम होता है GIS सबस्टेशन, जो
जिसमें एयर इंसुलेशन की जगह पे एसएफसी गैस इंसुलेशन यूज़ किया जाता है। और जो इसमें मेजर कंपोनेंट होते हैं जैसे सर्किट ब्रेकर, सीटी, पीटी, बसेस और आइसोलेटर्स, आर्ट स्विच, जितने भी हैं कंपोनेंट्स हैं वो एक मेटल हाउसिंग में सील्ड रहते हैं जिसके अंदर SF6 भरी रहती है। ये इंडोर भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, आउटडोर में भी किया जा सकता है। इसके कंपोनेंट्स भी बताए हैं तो जो कंपोनेंट्स हैं जो सीटी, पीटी, आइसोलेटर वगैरह ये इसको छोड़ के बाकी सब कॉमन रहता है। GIS मॉड्यूल में ये सभी चीज़ें कॉम्पैक्ट एक ही उसमें ये सब इन हाउस रहती है, उसके अंदर रहती है। ये उसके जो मॉड्यूल होते हैं ये प्लग एंड प्ले टाइप के कॉन्सेप्ट के हिसाब से रहता है कि हम एक उसको निकालते हैं और उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। ये एक आउटडोर, ये GIS सबस्टेशन का एक आउटडोर एरिया का है जिसमें आउटडोर इक्विपमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, एक लेफ़्ट साइड में ट्रांसमिशन लाइन है और राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बीच में ट्रांसफार्मर और ये उसके प्रोटेक्ट लाइट, LA, आइसोलेटर्स और ये सब। आपको उसमें एक पाइपलाइन, इंसुलेटेड पाइपलाइन होगी जो नाइट्रोजन फील्ड है। यहाँ आप देखिए इंटीरियर में ये GIS मॉड्यूल जो अब मैं बात कर रहा था, GIS मॉड्यूल्स यहाँ पर है और उसके साथ में ये इसका ट्रांसफार्मर से कनेक्शन जो हम कर रहे हैं वो हाई प्रेशर नाइट्रोजन फील्ड पाइप से कर रहे हैं। ये आउटडोर सबस्टेशन का एक पिक्चर है। एक्चुअल में ये आउटडोर सबस्टेशन एक GIS सबस्टेशन है। ये इसको AIS को रिप्लेस करके GIS में कन्वर्ट किया गया है और आप इसको ये नेक्स्ट पिक्चर्स में देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि कितना हमारी स्पेस सेविंग होती है इसमें। ये AIS सबस्टेशन है, उसके बाजू में GIS दिखाया है तो ये आपको कंपैरिजन होते हैं कि आउटसाइड में भी अगर हम GIS बनाते हैं तो बहुत कम जगह लगती है कंपेरेटिवली। इसके बाद में एक सिस्टम जो है ना मैंने बताया था हाइब्रिड सबस्टेशन होता है जो डैट इज़ मिक्सअप आप AIS एंड GIS। AIS में सबस्टेशन में कई बार जो है जगह कम रहती है और हम एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता है। उस समय पे एक मॉड्यूल होते हैं, हाइब्रिड मॉड्यूल होते हैं, उसका यूज़ करते हैं। हाइब्रिड मॉड्यूल में सर्किट ब्रेकर, CT, आइसोलेटर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर वगैरह एक सिंगल यूनिट में काम रहते हैं जिसमें SF6 गैस रहती है और इसको हम मॉड्यूल को जो AIS मेन बस से जोड़ के और बाकी फंक्शनलिटी इसका हम परफॉर्म करते हैं। तो ये हाइब्रिड ये एक मॉड्यूल है, उसका ये फोटो है इसके। ये उसके बाद में एक कंपैरिजन है कि AIS और GIS के बीच में कंपैरिजन क्या है। GIS सबस्टेशन अभी लगभग 3 गुना महंगा पड़ता है। इसमें SF6 गैस यूज़ होती है, बहुत कम, करीब 20 से 30% एरिया की ही आवश्यकता होती है। और जो अर्बन एरिया जहाँ पे लोड तो है, लोड सेंटर है और परंतु वहाँ पे स्पेस नहीं है सबस्टेशन बनाने के लिए, AIS बनाने के लिए जगह नहीं है, उस जगह के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और इसमें मेंटेनेंस फ्री है। सिर्फ इसका ड्रॉबैक है कि SF6 लीकेज होने की कंडीशन में एनवायरनमेंट इफेक्ट हो सकता है। और हम चूँकि इसका कोई इसमें एक और डिसएडवांटेज है कि इसकी टैपिंग और ले लो अरेंजमेंट वगैरह जो हम करते हैं इंटरमीडिएट सबस्टेशन बनने पे, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है। और इसका एक्सपेंशन अगर हमको करना है तो हम ये मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं और फॉल्ट अगर मॉड्यूल की में आता है तो हम इसका डिटेक्शन करना, ये फॉल्ट शूटिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हम इस पे भी मैन्युफैक्चरर पे डिपेंडेंट हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन AIS में उपकरण बाहर खुले वातावरण में हवा के माध्यम से इंसुलेशन होते हैं और इसके मुख्य घटक ट्रांसफार्मर, रिएक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, अर्थिंग, सुरक्षा और नियंत्रण उपकरण होते हैं। गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन GIS में उच्च वोल्टेज उपकरण सील किए गए धातु आवरण में SF6 गैस के साथ रखे जाते हैं, जिससे डिजाइन कॉम्पैक्ट और विश्वसनीय होता है तथा इसमें बस बार, सर्किट ब्रेकर और अन्य नियंत्रण उपकरण शामिल होते हैं। हाइब्रिड सबस्टेशन AIS और GIS की विशेषताओं को मिलाकर कम जगह में अधिक लचीलापन और दक्षता प्रदान करता है। आइए अब अगले मॉड्यूल की ओर चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस। कंडक्टर का जो हम सिलेक्शन करते हैं, कितना करंट उसमें लेके जाना, उसकी हीटिंग कितनी चाहिए, कंटिन्यूस हीटिंग और मैक्सिमम करंट हीटिंग कितनी हमको परमिसिबल है, क्योंकि सैग उसी हिसाब से डिसाइड होगा। हम सिंगल कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं कि बंडल यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कंडक्टर की
जो टावर से मैच होती है कि नहीं, डिज़ाइन के हिसाब से है कि नहीं, और सैग हमारी जो कंडक्टर जो पैरामीटर्स हैं कंडक्टर के, उससे हमारे सैग और क्लियरेंसेस मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके बेसिस पे कंडक्टर डिसाइड होता है। कंडक्टर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल और हाई परफॉर्मेंस कंडक्टर। कन्वेंशनल कंडक्टर जो है मोस्टली हमारे यहाँ यूज़ होते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम कोर स्टील रिइंफोर्स्ड कंडक्टर है, और एल्यूमिनियम कोर ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर ACCC और एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर AL59 जो मोस्टली यूज़ होते हैं। हाई परफॉर्मेंस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है लगभग हमारे कन्वेंशनल जो ACSR कंडक्टर है उससे लगभग दुगनी हो जाती है, और ये मैन्युफैक्चरर्स डिज़ाइन बेस्ड रहता है, और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हाई परफॉर्मेंस कंडक्टर की कैपेसिटी के साथ साथ में इसमें सैग टेम्परेचर के साथ में इसका जो सैग है या एलोंगेशन है बहुत कम होता है ACSR की तुलना में। तो ये और इसका टाइप जो है डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स है, वो कोर के मटेरियल और जो करंट कैरिंग पार्ट होता है एल्यूमिनियम पार्ट होता है उसके मटेरियल के ऊपर डिसाइड होता है, और उसी हिसाब से इसके नाम भी चेंज होते रहते हैं। कुछ हमने पिक्चर्स इसमें दिखाए हैं आपको, जो आपके जो क्लियर जो इसको क्लियर कर सकता है कि इनका डिफरेंस क्या है। बेसिकली इसमें कहीं पे एनएल्ड एल्यूमिनियम यूज़ हो रहा है, तो कहीं हाई थर्मल रेजिस्टेंट एल्यूमिनियम एलॉय यूज़ हो रहा है। कोर में कहीं पे कार्बन कंपोजिट यूज़ हो रहा है, तो कहीं एल्यूमिनियम प्लेट स्टील एलॉय हो रहा है, तो कहीं पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज ए कोर यूज़ हो रहा है, तो कहीं पे जो है इसका मिक्स है, एक जो ग्लास फाइबर के स्ट्रैंड्स हैं और उसके स्ट्रैंड्स के साथ में उसमें कोर आउटर कोर कंपोजिट कोर के साथ में इसको यूज़ हो रहा है। इसके हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हम कंडक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। हाई पावर केबल्स जो है उसके पर्पस उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। यदि हाई पाइप के साथ में बीच में कंडक्टर और हाई पाइप के बीच में अगर हाई क्वालिटी डाइलेक्ट्रिक ऑयल इम्प्रेग्नेटेड क्राफ्ट पेपर अगर इंसुलेशन यूज़ किया है तो उसको HPPFF बोलते हैं। और यदि क्राफ्ट पेपर की जगह पे उसमें प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस हाई प्रेशर नाइट्रोजन गैस यूज़ किया है तो उसको HPGF बोलते हैं। और या उसके बाद में एक होता है SCFF, इसमें सेल्फ फील्ड कंडक्टर इंसुलेटेड विथ हाई क्वालिटी क्राफ्ट पेपर एंड प्रोटेक्टेड बाय ए लीड ब्रॉन्ज एल्यूमिनियम शीट एंड ए प्लास्टिक जैकेट। ये जो है इसको SCFF बोलते हैं, और ये जनरली अंडर वाटर ट्रांसमिशन के लिए बहुत अच्छी होती है। क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन जिसको XLPE बोलते हैं, ये बहुत वाइडली यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में क्योंकि इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत कम है, इसी मेंटेनेंस है, कंस्ट्रक्शन इसका इजी है। इसका हम कंस्ट्रक्शन इसमें आपको इसमें बताते हैं कि डिफरेंट टाइप के XLPE केबल्स होती हैं, पर बेसिकली जो इसमें जो शीट होती है, शीट को छोड़ के आपको लगभग सेम कंस्ट्रक्शन फीचर सेम है। कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर कंडक्टर स्क्रीन है जो उसको कंडक्टर को प्रोटेक्ट करता है। फिर कंडक्टर के ऊपर एक जो इंसुलेशन है जो XLPE इंसुलेशन है, और उसके ऊपर उसका इंसुलेशन का स्क्रीनिंग है। ये डायरेक्ट सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टिंग मीडियम होते हैं, और उसके ऊपर वाटर सोल्यूबल टेप दोनों में लगा हुआ है। फिर यहाँ पे डिफरेंस आता है एल्यूमिनियम कारोगेटेड शीट और वाटर सोल्यूबल टेप, और ये लीड शीट। तो ये शीट जो यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। इस पर्टिकुलर केस में देखिए कि हम इसमें कॉपर वायर स्क्रीनिंग यूज़ की है। कई बार हमारी करंट कैपेसिटी फॉल्ट करंट कैपेसिटी यदि फॉल्ट करंट ज़्यादा है तो, और हमारी जो शीट हमने यूज़ कर रहे हैं वो फॉल्ट करंट कैरिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो हमको एडिशनली कॉपर वायर लगाने पड़ते हैं। ये हमने कंपोनेंट के बता चुके हैं आपको, ये हमने एडवांटेज भी बता चुके हैं। और इसमें क्या है केबल जो XLPE केबल की जो रेटिंग है, कोई भी मैन्युफैक्चर ओपन एयर में उसकी रेटिंग डिक्लेयर करता है, वो बताता है। पर जब हम यूज़ करते हैं तो ये इसका कैसा हम कितने ज़मीन में किस ग्राउंड में कितनी डेप्थ पे ग्राउंड इसको बिछा रहे हैं, उसके केबल्स के बीच में कितना गैप है, किस फॉर्मेशन में जा रहे हैं, ट्राइफाई में जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं, वर्टिकल में जा रहे हैं, सॉइल की थर्मल रेजिस्टिविटी कितनी है, इत्यादि बहुत सारे जो, और हम बॉन्डिंग क्या यूज़ कर रहे हैं, इन सब पे उसका इफ़ेक्ट होता है। और उसकी जो वैल्यू है वो जो रेटिंग है उसकी डी रेट होती है।
एक एग्जाम्पल हमने इसमें दिया हुआ है कि अगर 800 स्क्वायर mm लीड एलॉय शीट एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल की अगर ये ओपन एयर में रेटिंग है 635 एम्पियर और डिफरेंट टाइप की कंडीशंस के साथ में और उसकी जो ओवरऑल डी रेटिंग फैक्टर्स 0.6642 निकलता है, तो हमारे लिए जो यूजेबल करंट रेटिंग जो डी रेटेड करंट रेटिंग होगी वो 417 एम्पियर होगी। मतलब हम जब कंडक्टर अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 417 एम्पियर होगी तो हम यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज हमको हायर रेटिंग पे जाना पड़ेगा। टावर ट्रांसमिशन लाइन टावर्स और मोनोपोल स्ट्रक्चर्स जो है लेटिस भी होते हैं या मोनोपोल भी होते हैं, और इसमें कंडक्टर के फेस टू फेस और फेस टू ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन करते हुए उसको डिज़ाइन किया जाता है। इसके टॉप पे जैसे मैंने बताया था कि इसमें अर्थ वायर टॉप पे शील्डिंग वायर रहता है, जो ग्राउंड वायर भी हो सकता है, OPW भी हो सकता है। टावर का जो किस टाइप का टावर यूज़ होगा वो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं और इनका ये इंडिविजुअल भी हो सकता है या इनका मिक्स भी हो सकता है। सबसे पहले होता है कि एंगल ऑफ डेविएशन, यदि 0 डिग्री डेविएशन है अलाइनमेंट में जा रहा है तो वहाँ सस्पेंशन टावर, अगर एंगल टावर अगर उसमें कोई डेविएशन है तो एंगल टावर, और लाइन के एंड पे दोनों एंड पे अगर टावर लग रहा है तो टर्मिनल टावर कहलाता है। तो टेंशन टावर भी कैटेगरी होती है एंगल ऑफ डेविएशन के हिसाब से टावर उस पर होता है। उसके अलावा टावर बेस के हिसाब से, यदि सिटी में हमारे पास अगर जगह नहीं है, हमने कॉम्पैक्ट एरिया जो बेस एरिया है उसको किया तो उसको नैरो बेस करते हैं, वहाँ पे मोनोपोल भी लगा सकते हैं। ब्रॉड बेस जो कन्वेंशनल टावर होता है जिसमें हम ये कॉस्ट कम हो, इसके लिए हम उसका बेस बढ़ाते हैं जिससे कि हमारा टावर का वेट और ये जो लोडिंग बढ़ जाती है, वेट कम हो जाता है और लोडिंग बढ़ जाती है। कितने नंबर ऑफ सर्किट्स, एक सर्किट ले जा रहे हैं, 2 ले जा रहे हैं, 4 ले जा रहे हैं, उसके हिसाब से सर्किट्स के हिसाब से भी डिज़ाइन होता है। स्पेशल पर्पस, हम रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं और रिवर क्रॉसिंग सस्पेंशन टावर होते हैं और उसके दोनों छोर पे एंकर टावर यूज़ होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो एंकर टावर, रिवर क्रॉसिंग टावर, ट्रांसपोजिशन टावर, जहाँ क्रॉसिंग 2 लाइनों को क्रॉस करना है और जनरली क्रॉसिंग हम गेंटी के थ्रू, नीचे वाली लाइन जो रहती है उसको गेंटी के थ्रू करते हैं, पर स्पेस ज़्यादा लगती है, एरिया बहुत बर्बाद होता है, तो हम एक ट्रांसपोजिशन टावर लेते हैं जहाँ पे 2 लाइनें एक दूसरे उसी एक ही टावर पे 90 डिग्री पे क्रॉस होती है और पावर लाइन क्रॉसिंग टावर यूज़ करते हैं। ट्रांसपोजिशन टावर मैंने जैसे केबल के केस में बताया था, जिसमें कंडक्टर की लगातार पोजीशन चेंज करते हैं जिससे कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल बना रहे। कंपोजिट टावर, इसमें टावर जो है आपका लेटेस्ट स्ट्रक्चर रहता है, सिर्फ इंसुलेट जो क्रॉस आर्म्स होती हैं इंसुलेटेड होती हैं, इससे टावर की हाइट कम हो जाती है और हम ये किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज की लाइन को हायर वोल्टेज की लाइन में कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में ये हमने एक लाइन स्केच बना के आपको बताने की कोशिश की है कि डिफरेंट टाइप के टावर्स कैसे किस कंडीशन में यूज़ होते हैं। एंगल टावर ये सबको बताया हुआ, जिसको हमने जो बताया था वो इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है ना। और हमने ये भी बताया था टेंशन टावर की जो क्लासिफिकेशन है वो एंगल ऑफ डेविएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। किन और टावर, ये जो टावर किस कंडीशन में डिज़ाइन होते हैं वो भी मैंने इसमें बताया हुआ है। उसको जनरली जैसे 2 से 15 डिग्री वाले टावर को बी टाइप टावर बोलते हैं, 15 से 30 वाले को सी बोलते हैं, 30 से 60 वाले को डी बोलते हैं, 60 से 90 वाले को ई बोलते हैं। इस टाइप से ये रहता है। टर्मिनल टावर जो होता है हमेशा 10 से 15 डिग्री तक के लिए डिज़ाइन रहता है। एंकर टावर 30 से 60 के लिए डिज़ाइन रहता है। रिवर क्रॉसिंग टावर सस्पेंशन टावर होता है। ट्रांसपोजिशन टावर भी टेंशन टावर होता है पर सी टाइप का होता है। ये मोनोपोल, मल्टी सर्किट मोनोपोल, मल्टी सर्किट टावर, डबल सर्किट टावर, ये इसके इमेजेस हैं। इंसुलेटर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके बगैर हमारी पावर ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है, ना लाइन में ना सबस्टेशन में। इंसुलेटर जो आर डिवाइसेस मेड ऑफ मटेरियल विथ हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ that electrically isolate change metallic body from supporting structures and prevent unwanted flow of current to earth. Isolators are used in transmission line to separate conductor from towers and in substation to separate live parts of equipment bodies structure to prevent flashover. इसकी प्रॉपर्टी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जैसे ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और ये डेट शुड बी मैच विथ कंडक्टर, ये कंडक्टर से मैच होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, इसकी हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसमें
इम्प्योरिटीज फ्री होना चाहिए और नॉन पोरस होना चाहिए, इसकी सरफेस स्मूथ होना चाहिए, स्ट्रिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। स्ट्रिंग एफिशिएंसी ये क्या होता है कि जब डिस्क इंसुलेटर यूज़ करते हैं तो कंडक्टर के पास में जो डिस्क होती है उस पर वोल्टेज बाकी डिस्क से बहुत सबसे ज़्यादा होता है और टावर कॉसम पे जो डिस्क रहती है उस पर सबसे कम होता है। तो जो कंडक्टर साइड में डिस्क रहती है उसके पंक्चर होने की पॉसिबिलिटी लाइटनिंग होने पे सबसे ज़्यादा रहती है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है, उसको स्ट्रिंग एफिशिएंसी से डिफाइन करते हैं। ये बेसिक ये क्लासिफिकेशन में जाए तो पोर्सिलिन जो मटेरियल यूज़ होता है उसके बेसिस पे होता है। पोर्सिलिन इंसुलेटर, जब पोर्सिलिन यूज़ करते हैं तो पोर्सिलिन इंसुलेटर है, ग्लास यूज़ होता है तो ग्लास इंसुलेटर है, और जब पॉलीमर सिलिकॉन रबर या EPDM यूज़ करते हैं तो कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर कंपोजिट इंसुलेटर के कहलाता है। क्लासिफिकेशन है जो उसमें डिफरेंट टाइप के जो जहाँ यूज़ के बेसिस पे होता है, और हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन में सस्पेंशन डिस्क और स्टैंड डिस्क इंसुलेटर ज़्यादा यूज़ होता है, लॉन्ग रॉड यूज़ भी होता है, पोस्ट इंसुलेटर यूज़ होता है। ये बताया है पोर्सिलिन या ग्लास इंसुलेटर और पोर्सिलिन इंसुलेटर का कंस्ट्रक्शनल फीचर सेम है, सिर्फ उसमें ग्लास यूज़ होता है। ये इसमें बताया कि इंसुलेशन जो पोर्सिलिन और मेटेलिक कैप जो होते हैं उसके बीच में सीमेंट से इसको हम पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आगे एक कैस्केट करने के लिए एक दूसरे से जोड़ने के लिए बॉल होती है, आयरन पिन होती है, और बॉल पिन सॉकेट के अरेंजमेंट के थ्रू यूज़ करते हैं। सिलिकॉन रबर पॉलीमर इंसुलेटर में सिंगल एक FRP रॉड होती है जो दोनों एंड पे हमारे जो हार्डवेयर अटैच क्रिम्प किए जाते हैं, और उसके ऊपर शेड होते हैं, सिलिकॉन रबर शेड होते हैं, और जो उसके बेस ये ग्लास डिस्क इंसुलेटर स्ट्रिंग और ये सबके पिक्चर में आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे ये सिंगल टेंशन है, और ये पायलट स्ट्रिंग जो पोस्ट इंसुलेटर है उसको पायलट स्ट्रिंग के रूप में यूज़ किया गया। जंपर कौन भी बताया, हार्डवेयर ये यहाँ पे हार्डवेयर पिक्चर में दिख रहा है, तो कंप्रेशन टाइप टेंशन हार्डवेयर, तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। डबल टेंशन हार्डवेयर ये ग्लास के हैं, ये पोर्सिलिन के हैं, और शील्डिंग वायर भी इसमें दिख रहा है, तो वो कंडक्टर की पोजीशन और टावर और डबल सर्किट टावर है ये। कंडक्टर का चयन उसकी करंट वहन क्षमता, थर्मल रेटिंग, यांत्रिक मजबूती और सैगिंग विशेषताओं पर निर्भर करता है। भूमिगत केबलें जैसे XLPE, HPFF, SCFF आदि विशेष संरचनाओं और सामग्रियों से बनी होती हैं जो अलग अलग स्थितियों में उपयोग की जाती हैं। केबल की करंट क्षमता पर्यावरण, इंस्टॉलेशन विधि और लेआउट जैसे कई कारकों से प्रभावित होती है। ट्रांसमिशन टावर और मोनोपोल्स कंडक्टर को ऊंचाई प्रदान कर क्लियरेंस सुनिश्चित करते हैं, और इन्हें उनके कोण, सर्किट की संख्या और उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इंसुलेटर विद्युत प्रवाह को संरचनाओं से अलग रखते हैं और उच्च वोल्टेज में सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आइए अब अगले मॉड्यूल की ओर चलते हैं। फाइबर ऑप्टिक बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन मेथड्स यूज, जैसे पहले कॉपर वायर के वो लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन पहले होता था कॉपर वायर से, या वायरलेस कम्युनिकेशन या सैटेलाइट के थ्रू होता था, पर इसमें उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, बैंडविड्थ की और सिग्नल लॉस की, या उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की लॉस, उसके कारण हमको क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती थी, जो साउंड की या डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती थी या स्लो होता था। फाइबर ऑप्टिक के में डेवलपमेंट होने से, के फील्ड में डेवलप होने से एक रिजोल्यूशन आया है, और इससे हमको जो कम्युनिकेशन क्वालिटी और हाई डेटा को ट्रांसमिशन क्वालिटी बहुत हाई हो गई है। इवन लॉन्ग डिस्टेंस पे भी उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसमें सिग्नल लॉस बहुत कम होता है, ना के बराबर रहता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से इफेक्ट नहीं होता है। अंडरग्राउंड केबल पहले ज़मीन में बिछाई जाती थी, पर उसमें बहुत सारे जो ज़मीन उससे डैमेज हो जाता था किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के कारण, या जो R&M एक्टिविटीज़ के कारण, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उसको एक ऑप्शन देखा गया ओवरहेड के लिए, तो उसमें ये पाया गया कि ट्रांसमिशन लाइन में इंटरप्शन या ब्रेकडाउन्स कम होते हैं, और यदि इसमें हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं तो हमारे पास इंटरप्शन फाइबर और इंटरप्शन बहुत कम होगा।
तो ये राइट ऑफ वे ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करने का ऑप्शन देखा गया, जो पॉसिबल हुआ OPW के थ्रू, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के थ्रू। ये ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन है, सेंटर में कोर होता है, उसके ऊपर क्लेड होता है और उसके ऊपर बफर कोटिंग होती है। इस जो ऑप्टिकल फाइबर दो टाइप की होती है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। सिंगल मोड का जो फाइबर होता है बहुत महीन होता है और उसका जो डाया होता है 6 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है, बाकी मल्टी मोड में ज़्यादा होता है। उसमें कई बैंडविड्थ की जो डिफरेंट टाइप की जो वेव्स हैं डेट कैन बी मल्टी मोड में आप भेजी जा सकती है, पर ये लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा सकती। सिंगल मोड फाइबर में सिंगल मोड से हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको सिग्नल्स को भेज सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में OPW में सिंगल मोड फाइबर यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया कि ये ऑप्टिकल फाइबर का क्लासिफिकेशन जो है बहुत सारे मटेरियल, नंबर ऑफ मोड्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे होता है। तो ये हमारे यहाँ पे हम ग्लास फाइबर यूज़ होता है, ट्रांसमिशन लाइन में ग्लास फाइबर ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है। और ये इसमें बताया है कि कैसे डेटा LED से हम कन्वर्ट करते हैं और जो हमारा डेटा उसको हम इसको लाइट पे सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम उसको OPW के फाइबर के थ्रू उसको भेजते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। और ये ट्रैवल करने प्रोपेगेट करने करता है उस पर फाइबर पे, और उसके बाद हम उसको फिर से हम कन्वर्ट कर लेते हैं लाइट वेव्स को अपने सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और ओरिजिनल डेटा हम कवर ले लेते हैं। इसका हमने ये कंस्ट्रक्शन बताया कि OPW का ऑप्टिकल ग्राउंड फाइबर का 2 पर्पस है। पहला पर्पस है कि ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से प्रोटेक्ट करना। जो इसमें जो आउटर लेयर में जो AS स्टील वायर्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, और सेंटर में जो कोर में है जो ऑप्टिकल फाइबर है, जो डिफरेंट 4 ट्यूब में, अलग अलग कलर की ट्यूब में है, वो फाइबर कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ये उसका फंक्शनलिटी हमने आपसे डिस्कशन में ही बता दिया कि डेटा ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन, स्मार्ट ग्रिड आज के डेट में मॉनिटरिंग सिस्टम में, इवन ट्रांसमिशन लाइन प्रोडक्शन में भी यूज़ हो रहा है। और ग्राउंडिंग के साथ साथ में ये लाइन की शील्डिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। अदर कंपोनेंट जो है उसमें हार्डवेयर, जब तक इसको लाइन टावर में अटैच करने के लिए हार्डवेयर यूज़ लगते हैं, करना पड़ता है। वाइब्रेशन एम्पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसमें वाइब्रेशन जो आते हैं, एरोनिक वाइब्रेशन आते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए वाइब्रेशन एम्पेयर यूज़ होता है। दोनों ऑप्टिकल फाइबर OPW के दोनों छोर पे सबस्टेशन के अंदर में फाइबर ऑप्टिकल अप्रोच केबल लिंक की आती है। उसमें FODP जो अप्रोच केबल जो है FODP में टर्मिनेट करते हैं। FODP क्या है? वो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है फाइबर का, जहाँ से इसको हम एक फाइबर ऑप्टिक टर्मिनल इक्विपमेंट में कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे ये प्रोसेस होती है सिग्नल्स को रिसीव करना और सिग्नल्स को कन्वर्ट करके सेंड करना। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि पारंपरिक संचार माध्यमों की सीमाओं को फाइबर ऑप्टिक तकनीक ने दूर किया है, जिससे लंबी दूरी पर उच्च गति और कम नुकसान के साथ डेटा ट्रांसमिशन संभव हुआ। भूमिगत फाइबर ऑप्टिक केबलें जहां क्षति की आशंका और रखरखाव खर्च बढ़ाती हैं, वहीं ट्रांसमिशन लाइनों की राइट ऑफ वे का उपयोग करके OPGW के माध्यम से सुरक्षित और कुशल डेटा संचार सुनिश्चित किया जाता है। OPGW केबल बिजली से सुरक्षा और डेटा ट्रांसमिशन दोनों का कार्य करती है। इसमें डेटा को प्रकाश सिग्नल में बदलकर भेजा जाता है और गंतव्य पर फिर से विद्युत सिग्नल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में ट्रांसमीटर, रिसीवर और अन्य उपकरण शामिल होते हैं जो संचार प्रणाली को प्रभावी बनाते हैं। आइए अब अगले मॉड्यूल की ओर चलते हैं। अब मैं आता हूँ सबस्टेशन कंपोनेंट में। सबस्टेशन जो ट्रांसफार्मर में हम प्राइमरी में करंट फ्लो करते हैं, तो उसमें जो आयरन कोर होती है, आयरन कोर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वो उस मैग्नेटिक फील्ड से जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, वो वहाँ से हमको एक आउटपुट मिलता है। ये एक प्रिंसिपल है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ये काम करता है। जो मैंने आपको जो बताया है, तो ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये इसमें बताया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू अभी ये काम करते, जो मैंने आपको बताया था, ये इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। ट्रांसफार्मर क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर कोर होता है,
फिर बेस्ड ऑन वोल्टेज कन्वर्शन स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, बेस्ड ऑन वाइंडिंग टू वाइंडिंग है कि ऑटो ट्रांसफार्मर है, बेस्ड ऑन इंसुलेशन ये ड्राई टाइप है कि ऑयल इमर्स्ड है, नंबर ऑफ फेसेस सिंगल फेस है कि 3 फेस है, बेस्ड ऑन पर्पस पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। हमारे ट्रांसमिशन में पावर ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। बेसिकली इसमें ज़्यादा 400 kV एंड अबाव पे ऑटो ट्रांसफार्मर का बैंक यूज़ होता है और बाकी उसके नीचे पे 3 फेस ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं जो आयरन कोर पे बेस्ड है, और ऑयल उसमें यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ होता है। ये मैंने ये पिक्चर के माध्यम से डिफरेंट टाइप के जो हैं उसको डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की है, कंपेयर किया है कि पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ये तीनों ट्रांसफार्मर हैं, पर इनमें डिफरेंस क्या है। पावर ट्रांसफार्मर सबस्टेशन में यूज़ होता है, पावर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि करंट ट्रांसफार्मर है ये करंट के मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। ऑपरेशन क्या करते हैं कि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें पावर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग जो है प्राइमरी साइड के सर्किट के सीरीज में रहता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है सेकेंडरी सर्किट के सीरीज़ में रहता है। और इसका जो रेशो रहता है वोल्टेज हमको जो चाहिए वो प्राइमरी वोल्टेज जो इनका रेशो टर्न रेशो जो ट्रांसफार्मर के जो टर्न रेशो रहते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी वोल्टेज के टर्न रेशो के इक्वल होते हैं, जबकि करंट ट्रांसफार्मर में और टर्न रेशो जो होता है बहुत हाई होता है। सेकेंडरी में टर्न बहुत हाई होते हैं और प्राइमरी साइड वाइंडिंग में 1 या 2 टर्न रहते हैं हार्डली। और वोल्टेज ट्रांसफार्मर में, और ये जो सीटी है जो लो इम्पीडेंस पे हम कनेक्ट करते हैं, यदि हम लो इम्पीडेंस पे नहीं कनेक्ट करेंगे तो ये सीटी बस्ट हो जाएगी। हाई वोल्टेज जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में इसका टर्न रेशो बहुत कम होता है, प्राइमरी साइड वाइंडिंग टर्न्स ज़्यादा रहते हैं और सेकेंडरी साइड में बहुत कम रहते हैं। ये सर्किट के सीरीज पैरेलल में कनेक्ट होता है और हाई इम्पीडेंस लोड पे कनेक्ट होता है। पावर ट्रांसफार्मर में हीटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, उसकी कूलिंग के लिए हमको स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है, फ़ैन लगाने पड़ते हैं। और बाकी करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में ये हीटिंग बहुत कम है। ये हमने आपको बता दी। करंट ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी में करंट है या तो अपने ट्रांसमिशन सिस्टम 1 एम्पियर है और डिस्ट्रीब्यूशन 5 एम्पियर है। सेकेंडरी आउटपुट जो है वो 110 वोल्ट हम रहता है जो मेजरिंग के लिए काम आता है। ये हमने पावर ट्रांसफार्मर को और उसके कंपोनेंट को इस पिक्चर में बताया। मैन इसमें कंजर्वेटर टैंक है। कंजर्वेटर टैंक का जो पर्पस होता है, जो ऑयल हीट के साथ में ऑयल का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको फैसिलिटी देता है विदाउट ओवरफ्लो या विदाउट ब्रीदिंग एयर। टैंक के जो लैब में जो दिख रहा है पाइप, उसके थ्रू जो हम उसमें या बीदर कनेक्ट कर सकते हैं। बीदर जो है उसमें सिलिका जेल रहती है, जो एयर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑयल का तो उसमें एयर को मॉइस्चर फ्री करके एयर को परमिट करते जाने का। ऐसे डिफरेंट टेप चेंजर होता है जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। LV बुशिंग, HV बुशिंग, LV बुशिंग, ये सब इसमें दिखाया हुआ है। मैंने ट्रांसफार्मर का जो कंपोजिशन है, जो कंपोनेंट है, वो बात करते करते आपको इसमें पिक्चर में ही बता दिया था जो इसमें लिखे हुए हैं। ये करंट ट्रांसफार्मर है, डिफरेंट कंपोनेंट है। ये ट्रांसफार्मर का जनरली CT और PT का कंस्ट्रक्शनल फीचर लगभग सेम होता है। पोर्सिलिन उसमें जो बीच में जो HP साइड होता है वहाँ पे और सेकेंडरी साइड के बीच में पोर्सिलिन इंसुलेटर से इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और इसमें ऑयल फील्ड रहता है। ये CT ये जो कैसे दिखती है और PT कैसे दिखती है ये दिखाया है। इसमें PT का एक टर्मिनल लाइन पे रहता है और सेकंड टर्मिनल जो ग्राउंड पे रहता है। ट्रांसफार्मर सिलेक्शन, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, चूज टाइप, ट्रांसफार्मर टाइप, स्टेप अप चाहिए कि चॉइस ऑफ ट्रांसफार्मर टाइप जो स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, एक्सेट्रा। सिस्टम हमारे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, कूलिंग की रिक्वायरमेंट कैसी है, कॉस्ट भी एक पिक्चर रहता है। और इन सब को देखते हुए हम ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन करते हैं। रिएक्टर इज नथिंग इज ए इंडक्टर, इट वर्क्स ऑन इंडक्शन। ये जो है जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इसमें एक इम्पीडेंस क्रिएट करता है। हम इसको लाइन के सीरीज़ या पैरेलल में लगा सकते हैं। ये फॉल्ट करंट को लिमिट करता है, या जब हमको बड़ी लॉन्ग लाइन रहती है
और हाई वोल्टेज लॉन्ग लाइन लेते हैं, उसमें वोल्टेज सिंक्रोनाइजेशन का इशू आता है, उसका में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस करंट है, वो पावर है, उसको हम कंपनसेट करके इसको वहाँ भी यूज़ करते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन दिया है कि शंट रिएक्टर की किस टाइप के फंक्शन के लिए हमको रिएक्टर्स का यूज़ करना है और उसकी पोजीशन कहाँ है, उसके बेसिस पे ये उसका नाम होता है, उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने इस फ्लो चार्ट में आपको बताया, दैट विल बी हेल्पफुल यू। रिएक्टर का पर्पस मैंने बताया, करंट लिमिट करने के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए, हार्मोनिक फिल्टर के लिए। ये जो इक्विपमेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो होती है उसके लिए बहुत हाई, इसका इम्पीडेंस बहुत हाई हो जाता है, वो फिल्टर हो जाती है, सिर्फ लो जो हमारी रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसी करंट जा सकती है। प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। घर में हमारे यहाँ जो स्विच होता है उससे हम सर्किट ब्रेकर को कंपेयर करते हैं। जब हम स्विच को घर में, अगर लाइट लोड स्विच जैसे बल्ब है, एलईडी है या पंखे हैं, इसको ऑन ऑफ करते हैं तो कोई उसमें स्पार्क नहीं होता। अगर हम उसके जगह पे हीटर या एसी इनको हम ऑन ऑफ करते हैं तब उसमें आप खासकर विशेष में ऑफ करते समय, लोड को डिस्कनेक्ट करते समय उसमें स्पार्क होता है। तो ये इससे हमें समझ में आता है कि जब करंट हाई करंट हो और उसमें हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टिंग प्लाज्मा के कारण उसमें आर्क फॉर्म होता है, जो हमको उसको या तो हमको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा इसकी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी या हमको वो कुछ मीडिया निकालना पड़ेगा कि जो प्लाज्मा रिप्लेस हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल था 400 के ट्रांसमिशन लाइन में? हाँ, ट्रांसमिशन लाइन में पॉसिबल हुआ है कि हमको उसके कम से कम समय में स्विचिंग भी स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाए और हमारे जो करंट भी इंटरप्ट कर दे। ये हाई जो स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है, वो हमारे ट्रांसमिशन नेटवर्क में या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सर्किट ब्रेकर कहलाता है। उसके पर्पस कि रिलायबिलिटी के लिए, फॉल्टी सेक्शन को क्लियर करने के लिए, सेफ्टी के लिए, और ये सब फंक्शंस जो हमने आपको बताए वो इसके लिए यहाँ पे है। कैसे वर्क करता है, जैसे हमने आपको बताया कि जैसे हमारे ये पैनल जो कंट्रोल पैनल है, रिलेस उसमें लगे रहते हैं, फॉल्ट डिटेक्ट करते हैं, कमांड देते हैं सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर का मैकेनिज्म जो एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर जो ट्रिगर देता है उसको, कॉन्टैक्ट्स को मूव करते हैं, सेपरेट होते हैं। सेपरेशन कॉन्टैक्ट सेपरेट होता है तो आर्क फॉर्म होता है उसमें, और जो उसके जैसे आर्क फॉर्म होता है तो आर्क क्वेंचिंग मीडिया जो होता है उसको रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करके करंट इंटरप्ट हो जाती है और ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है। सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन जो है ये हमने बताया इसमें स्लाइड में। ऑपरेटिव मैकेनिज्म जो कॉन्टैक्ट्स के मूवमेंट के लिए उसको स्प्रिंग लोडेड है कि न्यूमेटिक है, हाइड्रोलिक है, इंस्टॉलेशन आउटडोर इनडोर है, जेट टैंक है, लाइव टैंक है। अब इस टाइप से आपका यूज़ क्या है उसमें, अगर आर्क इंटरप्टिंग मीडिया एयर ब्लास्ट है और गैस है SF6 गैस है कि मिनरल ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, मिनरल ऑयल है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। 33 kV तक में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वाइडली यूज़ होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है और ये मेंटेनेंस फ्री है। उसके ऊपर चूँकि इसका अभी डिज़ाइन नहीं है तो ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर नहीं होता। आज के डेट में ट्रांसमिशन में SF6 सर्किट ब्रेकर और लेवल्स पे ही होता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में इंटरप्शन क्विंचिंग फास्ट है, परंतु सर्टेन उसमें इश्यूज़ हैं, जैसे नॉइज़ लेवल है उसमें, और इसकी फास्ट एक्शन के कारण जो और चॉपिंग अगर 0 वोल्टेज पे नहीं होती है तो रिवर्स होने की, वोल्टेज इम्पैक्ट होने की आवश्यकता रहती है, वो पॉसिबिलिटी रहती है। इन कारण से एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बहुत लोअर आजकल यूज़ नहीं होते हैं। कम से कम 400 kV सफिशिएंट तक तो SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ हो रहा है। ये सर्किट ब्रेकर चॉइस करने के ऑप्शन जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, करंट, कितना करंट हमको, फॉल्ट करंट कितना है, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कितना है, ये सब के बेसिस पे डिसाइड होता है। हमने एक कंपैरिजन दिया है ऑल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज इसमें दिए हैं, डेट जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। इसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर, ये सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं वो ऑन लोड पे काम करते हैं, लोडिंग कंडीशन में काम करते हैं। फुल लोड कंडीशन में भी है तो वो ऑपरेट करता है और डिस्कनेक्ट करता है। पर ये आइसोलेटर जो होता है एक मैकेनिकल डिस्कनेक्टर होता है जो ऑफ लोड कंडीशन में काम करता है।
आइसोलेटर के ऑपरेट होने के बाद में हम इलेक्ट्रिकल जो आइसोलेटर को हम ऑपरेट करते हैं, जिससे हम ये कंफर्म हो जाते हैं, हम सेफ़ हो जाते हैं कि हमारा सेक्शन जो हमारा वर्क जोन है वो सेफ़ है, या जो हमारा फॉल्ट जोन है वो हमने सर्किट से रिमेनिंग सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया है। दूर से कोई देख के आइसोलेटर जो ऑपरेटिंग जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो दूर से देख के ये समझ सकता है कि हमारा सर्किट ये वर्क जोन में है, वर्किंग जोन में है, और ये सर्किट ब्रेकर ओपन है और हम सेफ। इसकी फंक्शनलिटी इसमें हमने बताया सिलेक्शन, सर्किट ब्रेकर, सिंगल ब्रेक आइसोलेटर, डबल ब्रेक आइसोलेटर, पेंटाग्राफ। लाइन साइड में है, लाइन साइड में अर्थ स्विच होता है, बस साइड और ट्रांसफार्मर साइड में अर्थ स्विच नहीं होता है। हैंड ऑपरेटेड की मोटराइज्ड है, क्लासिफिकेशन और उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। ये हमने पिक्चर के थ्रू इसको बताने की कोशिश की है कि सिंगल फेस क्या है, और ये सेंट्रल ब्रेक आइसोलेटर है, ये 2 डायमेंशनल व्यू है, इसी का 3 डायमेंशनल व्यू है। और ये डबल ब्रेक आइसोलेटर है जिसमें आउटर जो पोल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, और जो सेंट्रल कोर मूव करता है, रोटेट करता है, और इसका 3 डायमेंशनल व्यू ये है। एक पेंटाग्राफ जो 400 kV एंड अबाव सिस्टम में यूज़ होता है, जिसमें ये सीजर शेप रहता है, इसमें कॉन्टैक्ट जो है सीजर शेप रहता है। सिलेक्शन का दिया है कि उसमें जो जनरली सब इक्विपमेंट्स में रहते हैं वो इसमें भी एप्लीकेबल होता है। वोल्टेज क्या है, रेटिंग कितनी है, फॉल्ट करंट रेटिंग कितनी है, ओपन टाइमिंग हमको कितना चाहिए, अब मैकेनिज्म क्या चाहिए, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या चाहिए, ये इसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। कंट्रोल रिले पैनल को मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम का अगर मैं दिमाग बोलूँ तो ये मतलब ये सही होगा। ये पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की मॉनिटरिंग, कंट्रोल, प्रोटेक्शन, ये सब यहाँ से परफॉर्म होता है। यहाँ से सोचता है और सोच के यहाँ से कमांड देता है और जो इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के इंस्ट्रक्शन देता है। इसके फंक्शनलिटी जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल, प्रोटेक्शन, मेजरमेंट भी ये यहाँ से होता है। मीटरिंग, सबस्टेशन, ऑटोमेशन का फंक्शन आज की डेट में जो हम बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है, ये हम यहाँ से डेटा लेके इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन के बेसिस पे जो डिज़ाइन कैसी है, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब वन साइड है, अगर पैनल के वन साइड में अगर हम यूज़ करते हैं तो सिंप्लेक्स है, दोनों साइड यूज़ करते हैं तो डुप्लेक्स है। आउटडोर, इंडोर, ये इस टाइप से कैटेगरी है। और उसके कंपोनेंट क्या है, प्रोटेक्टिव रिले, मीटरिंग, इंडिकेटिंग लाइट्स है, एनिमेशन सिस्टम है, कंट्रोल स्विचेस हैं, ट्रिप सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट, इनके सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। जो इसमें ट्रिप सर्किट जो होता है कि जो कमांड देता है रिले के बेसिस पे जो कमांड आता है, और ये कमांड यहाँ से जाता है और सर्किट ब्रेकर्स वगैरह को ये कमांड देता है ट्रिप करने के लिए, और ये कंफर्म करता है कि ये ट्रिप हुआ कि नहीं। ऑक्सिलरी रिले, ये सब ये उसके कंपोनेंट हैं। ये हमने फंक्शन बता चुके हैं, ये उसके व्यूज़ दिए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है AC/DC सप्लाई सिस्टम, जो कई इक्विपमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। स्टेशन ट्रांसफार्मर आता है जिसमें 33 kV से डायरेक्टली 0.4 kV पे हम स्टेप डाउन करते हैं। वहाँ से सप्लाई AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे आती है, जहाँ से फिर जो है बैटरी चार्जर को सप्लाई आती है। बैटरी चार्जर पे हमको AC को DC में हम कन्वर्ट करते हैं, उससे इक्विपमेंट को सप्लाई आती है। और साथ में बैटरी सेट होता है, बैटरी सेट जो डिफरेंट बैटरी यूनिट्स रहती हैं, उनको हम सीरीज़ में और पैरेलल में कन्वर्ट करके उसको बनाते हैं, और उसमें इसकी चार्जिंग के लिए भी सप्लाई आती है। बैटरी सेट जो है हम ऐसे DC बैकअप प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं कि यदि हमारा बैटरी चार्जर या DC फेल हो गए, किसी कारण से फेल होती है, AC सिस्टम फेल हो गया और हम बैटरी चार्जर वर्क नहीं कर रहा है, तो अब उस कंडीशन में हमारे पास इक्विपमेंट्स में और रिलेस के लिए या इक्विपमेंट्स के लिए जो DC सप्लाई रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। ये जो उन कंपोनेंट्स के पिक्चर्स हैं। लाइटनिंग अरेस्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है जो सबस्टेशन के लाइन के सबस्टेशन के स्टार्ट में या लाइन के एंड में रहता है। ये लाइटनिंग सर्जेस जो रहती है, लाइटनिंग है या स्विचिंग सर्जेस हैं, उनमें हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज जो सर्जेस रहती है उनको फिल्टर करके सबस्टेशन में अंदर जाने से रोक देता है। ये मेटल ऑक्साइड हमारे यहाँ ट्रांसमिशन लाइन में जिंक ऑक्साइड लाइटनिंग अरेस्टर यूज़ होता है। इसका ये डायग्राम के थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट मैंने इसमें दिखाए हैं। मेटल ऑक्साइड के इसमें पॉकेट्स रहते हैं, वो जो इसको एक के ऊपर एक रखते हैं, इसको रखा जाता है। और ये
लाइन सबस्टेशन के पैरेलल लगा रहता है, कंडक्टर से ऊपर जो ऊपर टॉप वाला है कंडक्टर में, ग्राउंड अर्थ रहता है। अदर मटेरियल स्ट्रक्चर है, कंडक्टर है, शील्डिंग वायर है, कॉपर कंट्रोल केबल है। कंट्रोल केबल जो है इक्विपमेंट्स के कनेक्शन के लिए काम आता है। पावर केबल जो है सबस्टेशन स्टेशन ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूशन जो बॉक्स होता है, इसे क्लैम्प कनेक्टर्स हैं जो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में या वो यूज़ होता है। इंसुलेटर आपको बता, जो लाइन का पोर्शन जो इंडिविजुअल था उसमें बता चुका हूँ, आपको सबको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि विद्युत पारेषण प्रणाली के प्रमुख उपकरणों की कार्यप्रणाली और उपयोग पर केंद्रित है। इसमें समझाया गया कि ट्रांसफार्मर ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता, बल्कि वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करता है। रिएक्टर करंट सीमित करने, वोल्टेज नियंत्रित करने और पावर फैक्टर सुधारने में सहायक होते हैं। सर्किट ब्रेकर फॉल्ट की स्थिति में करंट को तुरंत रोकते हैं और प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आइसोलेटर बिना लोड के कनेक्शन को पूरी तरह काटने के लिए प्रयोग होते हैं ताकि रखरखाव सुरक्षित रूप से किया जा सके। कंट्रोल और रिले पैनल सबस्टेशन के सभी उपकरणों की निगरानी और नियंत्रण के लिए आवश्यक है। वहीं सर्ज अरेस्टर बिजली गिरने या वोल्टेज स्पाइक से प्रणाली की सुरक्षा करते हैं। आइए अब अगले मॉड्यूल की ओर चलते हैं। अब मैं आता हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ कि ये ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे हम प्लान करते हैं, क्योंकि इसका प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर प्लानिंग कहीं गलत होगी तो हमारा सिस्टम यूज़फुल नहीं होगा। सबसे पहले आता है इसमें लोड स्टडी। लोड स्टडी में कि हमारा लोड सेंटर कहाँ है और लोड कितना है, और लोड सेंटर स्कैटर्ड कितनी दूरी पे कितना स्कैटर्ड है, ये उसकी स्टडी हमको देखनी पड़ती है। उस हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हमको मेन सेंटर जो है कहाँ बनाना है, और उसके बाद में और अदर सब स्टेशंस जो है, जो सब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे कितने और कहाँ तक सब स्टेशन बनाना है। लोड सेंटर की जनरेटिंग स्टेशन से डिस्टेंस कितनी है, जनरेटिंग प्लान क्या है, कितना जनरेशन होना है, उसका जनरेटिंग वोल्टेज कितना है, ये सब चीज़ों से करके ये निकालते हैं। ये मैंने इस स्लाइड में लिखा हुआ है। उसके बाद में सिस्टम स्टडी कि हमारे जो हमको जिस ग्रिड पे जोड़ना है सिस्टम को, जनरेटिंग वोल्टेज को, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वोल्टेज क्या है, फेज शिफ्ट क्या है, क्या डिफरेंट हमारे जो अरेंजमेंट तो नहीं है, क्वांटम कितना जनरेटिंग पावर है जो हमको इस नेटवर्क के थ्रू हमको ट्रांसमिट करना है। डिस्टेंस हमने बता चुके हैं कि लोड सेंटर और जनरेटिंग स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, और उसका फिर बाइफर्केशन क्या है, हमारी रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। मान लो हमारी लगता है कि एक सर्किट में हमारा पावर मान लो ट्रांसमिट हो सकता है, एक 400 kV की एक सर्किट से हमारा हो सकता है, परंतु यदि हमारा एक सर्किट की हमने अगर लाइन बनाई तो पावर जनरेटिंग स्टेशन और सबस्टेशन के बीच में, और लाइन बंद हो जाती, ट्रिप हो जाती है, तो जो टोटल डिस्कनेक्ट हो जाएगा कनेक्शन, और जनरेटिंग स्टेशन हमारा आइडल हो जाएगा और ओवरलोड हो जाएगा स्पीड उसके इसलिए हमको नंबर ऑफ सर्किट्स उसके ऊपर डिसाइड करना पड़ता है। फिर ये भी रिडंडेंसी, मतलब ये है कि अगर वहाँ जनरेटिंग प्लांट से अगर कोई दूसरी लाइन जा रही है, अगर वो बंद होती है, तो ये जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ट्रांसमिशन का, तो उस पर क्या इफेक्ट होगी, और ऐसा ना हो कि बस बंद होने पे और ये ओवरलोड हो जाए और ये ट्रिप हो जाए। तो ये सब हमको देख के चलना पड़ता है। ये फॉल्ट क्लियरेंस टाइम कितना है, और उसको ये सब पॉइंट्स को लेके हम इसमें चलते हैं। इसमें एक और फैक्टर रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी कितनी रखनी, यानी ट्रांसफार्मर कितना है, लॉसेस कितना, किस कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर लगाने हैं, उसमें लॉसेस कितना हमको रखना है, कितना कंट्रोल मिनिमम करना है। फिर इन दो के पॉइंट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सिस्टम वोल्टेज क्या होगा, 130 kV पे होगा कि 220 kV पे होगा, 400 kV पे होगा, 800 kV, ये है इसके बेसिस पे डिसाइड होता है। HVAC होगा कि HVDC होगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, नंबर ऑफ सर्किट, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, टाइप ऑफ कंडक्टर क्या है, ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। उसकी कॉस्ट हम वर्कआउट करते हैं, देखते हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी, कितना वर्कआउट है और कितना हम जो है, और उसके बाद में ये सब करने के बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे आते हैं। फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तब इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की एक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद लाइन
हाउ इट इज़ इंस्टॉल्ड, कैसे हम लाइन को इंस्टॉल करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है तो हमारे यहाँ पे जो चूँकि डिपार्टमेंटल वर्किंग नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है, तो वो इंस्टॉलेशन में प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होती है वो बताते हैं। फर्स्ट स्टेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सर्वे। ये किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की जान होता है। सर्वे में पहले मैप स्टडी करके सर्वे किया जाता है, उसमें 3 रूट सर्वे ऑफ इंडिया के टोपोग्राफिकल मैप की स्टडी करके या ओपन सोर्स मैप की स्टडी करके उसमें 3 अल्टरनेट रूट निकाले जाते हैं लोड सेंटर और जनरेटिंग स्टेशन के बीच में। उसमें 3 अल्टरनेट निकाल के और उसको रिकनाइसेंस सर्वे कहते हैं, और उस 3 अल्टरनेट रूट को हम थ्रूलाइट टोटल स्टेशन के थ्रू उसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और उसके जो चेंजेस हैं वो करके इनकॉर्पोरेट करके जो 3 रूट आते हैं वो उसको हम प्रीलिम सर्वे के थ्रू फाइनल करते हैं। और इन 3 रूट में से एक हम अल्टरनेट कोई सिलेक्ट करके उसमें डिटेल सर्वे करते हैं। डिटेल सर्वे करने मतलब पूरा डिटेल लेवल वगैरह भी रिकॉर्ड करते हैं, ऑफसेट की डिटेल भी जो ROW में है उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद में उसके ग्राउंड प्रोफाइल बनाते हैं। ग्राउंड प्रोफाइल इज़ नथिंग, इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड ग्राउंड, डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल। और उसमें ये हम आपको ये जो चीज़ मैंने बताया था ये आपको यहाँ पे ग्राउंड प्रोफाइल है, इट इज़ ग्राफ। ये डिस्टेंस है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस और वाई डायरेक्शन में ग्राउंड लेवल है। तो ये ग्राफ है, इसमें आपके जो क्रॉसिंग डिटेल्स और जो उसके ROW में जो राइट ऑफ वे में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन रहता है। और इसके बाद में इस ग्राउंड प्रोफाइल के बेस पे हम चेक सर्वे करते हैं। इस क्योंकि जो सर्वे करते हैं उस सर्वे के और कंस्ट्रक्शन के बीच में एक गैप होता है, हो सकता है 6 महीने का, साल भर का, तो हम उसको कंफर्म करते हैं कि कोई चेंज तो नहीं हुआ है, कोई वेरिएशन है, तो हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं सर्वे इसमें। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन और ये पिट मार्किंग है, पिट मार्किंग टावर की साइड पिट की मार्किंग क्या होगी, और जो एंगल टावर की सस्पेंशन टावर की मार्किंग कैसे करते हैं ये मैंने इसके थ्रू बताया है। और टेंशन टावर की मार्किंग कैसे करते हैं, टेंशन टावर हमेशा बाई सेक्शन में खड़ा किया जाता है, बाई सेक्शन में मार्क करके उसके 90 डिग्री की मार्किंग करके उस पर खड़ा करते हैं। फिर पिट मार्किंग कैसे करते हैं, ये पिट मार्किंग को हमने इसमें दिखाया है कि ये ट्रायंगल मेथड यूज़ होता है। 3 आदमी कर रहे रहते हैं, एक जो है ए डिस्टेंस पे रहता है, एक A+B डिस्टेंस पे रहता है, थर्ड जो वापस जो स्टार्टिंग पॉइंट पे A+B+C डिस्टेंस पे रहता है, और इस करके ऐसे करके मूव करते जाते हैं। ये टावर की फाउंडेशन के लिए टेम्पलेट यूज़ होता है। ये एक एलिवेशन व्यू है, एक प्लान व्यू है। ये टेम्पलेट का एक साइड पे कैसे होता है ये एक दिखाया है। एक प्रॉप मेथड भी होती है जो हाईली स्किल्ड जो सर्वेयर होते हैं वो ही कर पाते हैं। ये टावर की अर्थिंग करते हैं, एक अर्थिंग का अरेंजमेंट दिखाया है। ये रीइंफोर्समेंट बार कंक्रीटिंग करने के पहले रीइंफोर्समेंट बार लगी रहती है, वो है। ये कंक्रीट जो होने के बाद की पिक्चर है। अब इरेक्शन जो है, हम ये 3 मेथड होती है। हम जो ट्रांसमिशन लाइन में बिल्डअप मेथड यूज़ होती है, जिसमें कि एक एक करके पहले हम सबसे पहले 4 लैग खड़े करते हैं और फिर एक एक करके मेंबर खड़ा करते हैं, वो जोड़ते जाते हैं। ये इसका यूज़ करते हैं। स्ट्रिंगिंग में कंडक्टर सबसे पहले सस्पेंशन टावर पर हाइस्ट करते हैं, उसमें रोलर लगाते हैं, फिर उसका टेंशन टावर से टेंशन टावर के बीच में कंडक्टर पेइंग आउट करते हैं। फिर टेंशन टावर के एक एंड पे कंडक्टर को टावर पर अटैच करके दूसरे एंड पे टेंशन देके 60% टेंशन देते हैं। फिर उसके कुछ समय देने के बाद 1-2 दिन बाद में फाइनल टेंशनिंग करते हैं, और फाइनल टेंशनिंग के 72 घंटे बाद उसमें सस्पेंशन टावर पे क्लैंप लगाते हैं। सबस्टेशन लैंड सबस्टेशन के इंस्टॉलेशन में क्या होता है, लैंड सिलेक्शन बहुत की इंपॉर्टेंट का होता है। फिर सिलेक्शन में जो लोड सेंटर या इंफ्रास्ट्रक्चर के पास होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, और इसमें रीजनेबली उसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी होना चाहिए, लेवल मतलब ग्राउंड कटिंग फिलिंग नहीं आना चाहिए। इस टाइप के बैलेंस क्राइटेरिया होते हैं। जब सिलेक्शन हो जाता है तो लैंड सर्वे करते हैं। सर्वे मतलब इसमें प्लान टेबल सर्वे होता है, लैंड का जो हमारी बाउंड्री है वो क्या है और उसका शेप क्या आ रहा है, और उसके हिसाब से हमारा जो सबस्टेशन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है कि नहीं होती है, उस हिसाब से हम या उसके हिसाब से उस लैंड को कौन से उस पोर्शन और लैंड में से कौन सा पोर्शन यूज़ कर सकते हैं सबस्टेशन यार्ड के लिए। कंटूरिंग मीन्स क्या है कि ये कंटूरिंग मीन्स द लाइन ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड, मतलब सब ज़मीन में यदि जो इक्वल एल्टीट्यूड के लैंड हैं उनको लाइन के थ्रू हम दिखाते हैं, उससे ही समझ में आता है कि लाइन में ग्रेडिएशन या स्लोप कितना है। और सॉइल इन्वेस्टिगेशन, गड्ढा खोद के हम सॉइल का देखते हैं किस नेचर की सॉइल है। सॉइल रजिस्ट्री मेजरमेंट करते हैं, उससे सॉइल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पता चलती है, और इसके बेसिस पे फाउंडेशन ड्राइंग और लेआउट ड्राइंग, अर्थिंग ड्राइंग ये सब डिसाइड होती है, और उसके बाद बाकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती है। ये बेसिक है।
इसलिए हमने इसमें लेक्चर में भी कवर किया। ये मैंने आपको बता दिया, एक पिक्टोरियल व्यू के थ्रू बता रहे हैं कि ये जो लाइन जो दिख रही हैं ये दैट इज़ कॉल्ड कंटूर लाइंस, और कंटूर लाइंस में से दो हमने एक रेड में और एक ग्रीन में दिखाया। एक एरिया सूटेबल फॉर सबमिशन, एक एरिया नॉट सूटेबल फॉर, ये हमने इसको यहाँ पे भी दिखाया। आप देख सकते हैं कि हाईली ग्रेडियंट, मतलब करीब 4 मीटर का जो ये 80 मीटर में करीब 4 मीटर का लेवल डिफरेंस है, और यहाँ देखेंगे 80 मीटर में करीब 200-300 मीटर का डिफरेंस है। और सॉइल स्टेबिलिटी मेजरमेंट और टेस्टर 4 इलेक्ट्रोड मेथड से करते हैं, कि हमने फार्मूला दिया है। और ये अगर 20 मीटर पर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम सॉइल स्टेबिलिटी मेज़र करते हैं तो हमको एग्जैक्ट और बहुत एक्यूरेटली और इलेक्ट्रिकल उस लैंड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के विषय में पता चलेगा। और ये भी पता चलता है कि किस एरिया में हमको पॉसिबल है ग्राउंड वाटर मिलने की। हम उस एरिया में बोर अर्थिंग करके और जो अर्थिंग को बढ़ा सकते हैं, और हम अर्थिंग को एक्यूरेटली हम डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे इक्विपमेंट सेफ रहे। हाउ इट इज़ मेंटेन जो कोई भी पावर सिस्टम होता है उसको इफेक्टिवली अगर मेंटेन करते हैं तो हमारा इसकी लाइफ बढ़ती है और वो इंटरप्शन कम रहता है, और इसकी सेफ्टी भी रहती है, पब्लिक सेफ्टी रहती है, एनवायरमेंटल सेफ्टी रहती है। तो इसमें मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है, विजुअल इंस्पेक्शन है, डेटा कलेक्शन है, रियल टाइम डेटा कलेक्शन है, डेटा एनालिसिस है, फॉल्ट डिटेक्शन है और मेंटेनेंस शेड्यूलिंग है। ये जो विजुअल इंस्पेक्शन में टॉप पेट्रोलिंग, जैसे लाइन में टॉप पेट्रोलिंग, ग्राउंड पेट्रोलिंग, और सबस्टेशन में डेटा जाके आजकल तो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं उसमें, तो आपको डेटा आपको मिल जाता है और रियल टाइम डेटा मिल जाता है। तो वो और ऐप AI के थ्रू हम डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं, और ऐप मॉनिटरिंग, कंडीशनल मॉनिटरिंग करके फेलियर की हम असेस कर सकते हैं और उस हिसाब से हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं। मेंटेनेंस में रूटीन मेंटेनेंस, जो रूटीन टाइप के फॉल्ट रहते हैं, जैसे लाइन में पेड़ आ गए हैं, वो उनका ग्रोथ होती है, बरसात के पहले हम कंप्लीट करते हैं। वो इस टाइप के फॉल्ट हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो हमारा जो कंडीशनल मॉनिटरिंग के थ्रू पता चलता है उसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो पीरियडिक मेंटेनेंस हमको उसका करना ही पड़ता है उसके हिसाब से, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह है। और करेक्टिव मेंटेनेंस हम करते हैं, जो फॉल्ट हमको मिलते हैं, जो हमको जैसे टावर में पीस चोरी होगा तो हमको लगाना ही पड़ता है। ब्रेकडाउन है, लाइन किसी कारण से लाइन फेलियर हो गई या सबस्टेशन में इक्विपमेंट फेलियर हो तो हमको वो मेंटेनेंस करना पड़ता है। स्पेसिफिक मेंटेनेंस जो है सबस्टेशन के लिए वो है, ट्रांसफार्मर के लिए, रिएक्टर्स के लिए और रहते हैं, वो हमको करना पड़ता है। उसके अलावा लाइव मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो हॉटलाइन टूल्स और वेरिएंट टेक्निक के थ्रू किया जाता है, जिसमें लाइन और सबस्टेशन दोनों के लिए यूज़ होता है। जब लाइन में हमको या सबस्टेशन में आउटेज नहीं मिलता और हमको मेंटेनेंस की पार्ट का मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट टीम होती है जिसके लिए लाइसेंस मिलता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसके लिए हर डिपार्टमेंट में एक टीम होती है और एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट को प्लान होता है, आंधी तूफान उसकी कंडीशन में हम कैसे कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की योजना, स्थापना और रखरखाव एक संगठित प्रक्रिया है, जिसमें लोड पूर्वानुमान, तकनीकी विश्लेषण, आर्थिक मूल्यांकन और फाइनेंशियल प्लानिंग शामिल होते हैं। इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण, जिसमें सर्वे, टावर इंस्टॉलेशन और कंडक्टर स्ट्रिंगिंग जैसे चरण होते हैं, किया जाता है। और अंत में सिस्टम की रिलायबिलिटी बनाए रखने के लिए रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया सुरक्षित, कुशल और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। मैंने एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को इसके थ्रू कवर करने की कोशिश की है, और मैंने चूँकि समय का अभाव था, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि मैंने विषय को आप तक पहुंचाने की जो कोशिश की, मैं उसमें सफल हुआ हूं, और ये आगे चल के आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और ये ना सिर्फ आपके लिए उपयोगी होगा, और आप इसका दूसरों को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी इसमें आप सहयोग करेंगे। इस विषय पर हमने एक प्रश्नोत्तरी विभाग को दी हुई है, तैयार की हुई है और यहाँ पे दी हुई है। उसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। उत्तर देने के बाद आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, और जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा।
धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बाद में आखिरी में कुछ स्लाइड्स हमने दी हैं जो डेटा बेस्ड है, जो आपके लिए बहुत उपयोग होगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इस पाठ्यक्रम के अंत में हमने सीखा कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की योजना, निर्माण, संचालन और रखरखाव कैसे किया जाता है। हमने लॉट स्टडीज और सिस्टम स्टडीज के महत्व को समझा, जिससे सही सिस्टम चयन संभव होता है। ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण में सर्वेक्षण, टावर की नींव डालने, टावरों की स्थापना और कंडक्टर स्ट्रिंगिंग की प्रक्रियाओं को जाना। सबस्टेशन के लिए उपयुक्त स्थान चयन और उसकी विशेषताएं भी समझी। ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर जैसे उपकरणों की कार्यप्रणाली और उनके महत्व को भी विस्तार से जाना। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक के माध्यम से संचार प्रणाली और उसके लाभों पर भी चर्चा की। अंत में ट्रांसमिशन सिस्टम की निगरानी और रखरखाव की प्रक्रिया को समझा, ताकि बिजली आपूर्ति निरंतर और सुरक्षित बनी रहे। हमें विश्वास है कि यह ज्ञान आपके कार्य में सहायक सिद्ध होगा।